किया हमने, इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया हमने आरएन पे। आरएन में हमने क्या किया, आरएन में भी हमने वेक्टर्स को लिखा किस तरीके से, x1 x2 अप टू xn, ठीक है। फिर वहां पे हमने देखा कि वेक्टर में अगर मेरे पास दो वेक्टर गिवन है तो दो वेक्टर का मैं सम कैसे करूंगी, वेक्टर एडिशन कैसे होगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर गिवन है और एक स्केलर गिवन है तो मैं वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करूंगी, मैं सबट्रैक्शन कैसे करूंगी, ये सब पूरा जो अलजेब्रा था वो हमने आरएन में सीखा, ठीक है। सो बेसिकली हमने आर थ्री में तो हम देखते ही आए हैं वेक्टर्स को, R2 में भी हम देखते आए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने वेक्टर्स को स्टडी किया, बेसिकली हमने आरएन को स्टडी किया, ठीक है। और एक मिनट, अगर सबसे पहले अगर मुझे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, इनफैक्ट विवाह मैम ने आपको करवाया भी होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक छोटा सा ही सिस्टम लिख रही हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पता है, आपने इनफैक्ट किया भी होगा 9th-10th क्लास में कि ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिसके थ्रू हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बाद उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसको इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हमने काफी सारे मेथड सीखे थे, 10th में तो हमने काफी सारे मेथड सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या बहुत सारे मेथड थे जिसमें हमने सीखा था कि इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को 3D में भी देखा, 3D में मतलब 3 डायमेंशन में, मतलब 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। अभी के लिए मैं बहुत रैंडम इक्वेशंस लिख रही हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आ गया हमारे पास, और इसको आपने सॉल्व कैसे किया, इसको आपने सॉल्व करना सीखा था मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। आपने इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। इनफैक्ट अभी भी आप इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके देखोगे जो कि विमा मैम आपको कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। हम ये चेक करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम चेक कर लेते हैं, अगर ये इन्वर्टिबल होती है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, या अगर इसमें हम कुछ रो ऑपरेशंस लगाकर इसको चेंज करते हैं, अपर ट्रायंगुलर में बना लेते हैं। अलग अलग मेथड थे इसको सॉल्व करने के भी, या अभी भी आप सीखोगे इसको सॉल्व करने के। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं होता कि सिस्टम बिल्कुल इतना स्मूथ बने, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास देखो ये इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा से लिखती हूँ। सेम सिस्टम को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ अलग तरीके से। अब वो अलग तरीका क्या है, एक मिनट।
सो सेम सिस्टम को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 4 8 3 5 10। ठीक है, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हमने वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ लिया है और यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा ही यूज हो रहा है। वो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल्दो तुम्हें दिख रहा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली ये करेक्ट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो क्या आ रहा है, यहाँ पर x एक वेरिएबल है और वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने सीख लिया था कि हम किसी रियल नंबर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x 4x 8x, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज यहाँ पर भी 3y 5y 10y आ जाएगा, यहाँ पर 7z 8z 5z आ जाएगा। जब मेरे पास तीन वेक्टर आ जाएंगे और तीनों वेक्टर की लेंथ मुझे पता है, इस लेंथ से मेरा मतलब डायमेंशन है, तीनों वेक्टर की जो डायमेंशन है वो 3 है। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है। तो मुझे दो वेक्टर्स को सम करना भी आता है, क्योंकि हमने वेक्टर वाले चैप्टर में सीख लिया था कि एडिशन कैसे करना है। ठीक है, तो उसको यूज करके हम तीनों वेक्टर को ऐड भी कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7z। उसके बाद हमने सीखा था कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इक्वल तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो उसकी वजह से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्वल है ना? यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। यस मैम। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अब चीजों को और एक्सटेंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा, हमने R3 पे चीजें हमें पता थी। ठीक है, R3 से हम Rn पे गए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वेक्टर है अभी आप देख सकते हो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो यहाँ पे 4 डायमेंशनल वेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे 5 डायमेंशनल वेक्टर भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर जरूरी नहीं है ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में इस तरह की ही चीजें आए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास इतना स्मूथ चीजें आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। आपका इस वेक्टर की जगह, एक मिनट, इस वेक्टर की जगह आपके पास, ये तो एक आपका वेक्टर है, इस वेक्टर की जगह आपके पास मैट्रिक्स आ सकती है, या इस वेक्टर की जगह कोई पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन की हो, वेक्टर हो। फॉर एग्जांपल 2 की जगह ईटी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, 4 की जगह कॉस टी हो, या 8 की जगह साइन टी हो, मतलब पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब उन चीजों को जर्नलाइज करने के लिए या उन चीजों के लिए इस तरह का सिस्टम सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन को प्रॉपर अभी मैं डिफाइन करूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया कि चीजें जहाँ पे वेक्टर था वहां पर चीजें रिप्लेस हो सकती हैं सम पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन से या कुछ मैट्रिक्स से। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने Rn को स्टडी कर लिया। ठीक है, Rn की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। और उन्हीं प्रॉपर्टी को देखकर मैं एक डेफिनेशन बनाऊंगी, मतलब मैं नहीं बना रही, वो डेफिनेशन बनाई गई है उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखकर। तो ये एक तरह से आउटलाइन है, मैं बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले Rn हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उन Rn में ही हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि Rn की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक है,
उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखकर, बेसिकली उन्हीं कॉमन प्रॉपर्टीज को देखकर हम एक डेफिनेशन बनाएंगे और हम उस डेफिनेशन में चेक करेंगे। उस डेफिनेशन का एक हम नाम दे देंगे, अभी नाम भी मैं बताती हूँ। और उस डेफिनेशन में हम वो सारी प्रॉपर्टी चेक करा करेंगे कि मान लो इसका मैंने नाम दे दिया, अभी के लिए मैं वीएस लिख रही हूँ उसको नाम, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो आरएन में थी, अगर किसी और सेट में भी होल्ड करती है, आरएन एक तरह का सेट ही है, अगर वो सारी प्रॉपर्टी इस सेट में भी होल्ड करती है, सेट को मैं नाम दे देती हूँ से वी, ठीक है। तो वी में भी होल्ड करती है तो वी को मैं वीएस बोलूंगी। अभी मैं सारी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ। वी को मैं वीएस बोलूंगी। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी वी में होल्ड नहीं करती तो मैं वी को वीएस नहीं कह सकती। तो बेसिकली हम आरएन को स्टडी करके चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वे में देख रहे हैं। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, मैं दोबारा से पीछे जाती हूँ, कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर R3 की वेक्टर की जगह हमारे पास इस तरह के फंक्शंस का वेक्टर आ जाए या कुछ और चीज आ जाए, यहाँ पे कोई और एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाफ एन आवर में आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी कि है क्या। तो आरएन की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, देन हम एक डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। उस डेफिनेशन में हम चेक करेंगे हर जो भी सेट हमसे पूछा जाएगा उस सेट पर हम हमेशा वो सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज उस पर होल्ड करती हैं तो हम उसको वीएस बोलेंगे, अदरवाइज उसको वीएस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर एन की क्या प्रॉपर्टी थी। ये वाली वो ही प्रॉपर्टी थी, एक मिनट, सबसे पहले मेरे को लगता है इसमें मिल जाएंगी, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो एक मिनट, तो आर एन में कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे लिखी थी ये। सो उस टाइम पे तो हमने इसको देख ही लिया था कि किस तरीके से ये चीजें होल्ड कर रही हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें आपकी आर एन में भी, आर एन मतलब यूक्लिडियन स्पेस, एन डायमेंशनल स्पेस, आर एन में भी होल्ड कर रही थी। तो एक बार मैं इन प्रॉपर्टी पे तुम्हें दोबारा से एक बार बताती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी थी। तो दो वेक्टर है मेरे पास, एक्स एंड वाई इन आर एन, एक और वेक्टर है जेड इन आर एन। सी और डी मेरे पास स्केलर है, मतलब वो रियल नंबर है। जीरो जो बोल्ड किया हुआ है ये जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे जीरो हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हैं जो आर एन में होल्ड करती हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी ली थी, लेकिन एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करूं या दूसरे वेक्टर को पहले वाले वेक्टर में ऐड करूं तो मेरे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कंपैटिबिलिटी के लिए रखी जाती हैं। कभी आप ऐसा ना हो कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर ऐड कर रहे हो, आपके पास आंसर डिफरेंट आ रहा हो, मतलब ऑर्डर चेंज कर दो तो आपके पास आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो चीजें कंपैटिबल रहनी चाहिए, एक्स में वाई ऐड करो या वाई में एक्स ऐड करो तो सेम आ रहा है। सिमिलरली एक्स में एक्स वाई प्लस जेड, मतलब ब्रैकेट्स का रोल नहीं है बेसिकली। आपने चाहे y प्लस जेड किया, देन आपने उसमें x ऐड किया, या आपने पहले x और y को किया देन z ऐड किया, तो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ये एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। थर्ड लॉ है हमारा कि अगर मैं किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दूं तो मेरे पास सेम वही वेक्टर आ रहा है। सिमिलरली ऑर्डर अगर मैं रिवर्स कर दूं तो भी मेरे पास वही सेम वेक्टर आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो x में अगर मैं माइनस एक्स ऐड कर दूं तो मेरे पास जीरो वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली ऑर्डर अगर मैं रिवर्स कर दूं, तो एक बार ये अच्छे से देख लिया। ये चारों प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी है। इसमें हम बेसिकली हम
एडिशन यूज कर रहे हैं। अब मुझे कोई ये बताएगा कि सम की जगह अगर मैं माइनस ले लूं तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, सम की जगह अगर मैं माइनस ले लूं तो मैं नो मैम। नहीं नो करेगी, मैम। है ना। और अगर मैं, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड नहीं करेगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड नहीं करेगी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर जाएगी। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं, नहीं वो भी नहीं करेगी। माइनस एक्स हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करेगी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ऑपरेशन होता है ये काफी मैटर करता है कि क्या ऑपरेशन है। तो बेसिकली एडिशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन में होल्ड कर रही हैं, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला चीज, वो है हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशंस, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि क्या किया है इन्होंने, दो वेक्टर को ऐड किया, देन स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज सेम एज स्केलर से पहले मल्टीप्लाई कर दो और देन ऐड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और इसको आप मतलब आसानी से आप अप्लाई करते हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको नहीं पता। तो डेफिनेशन या इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सिमिलरली स्केलर, अगर स्केलर का सम किया हुआ है मैंने और एक वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज सेम एज सी एक्स प्लस डी एक्स, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि अगेन हम ओवर एडिशन ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स आप दो स्केलर ले लो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज सेम एज कि पहले वाले स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, देन सी से मल्टीप्लाई करो। ये एक तरह से ये चीजें हो रही है। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ कि आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, आपने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपके पास वेक्टर आया वो सेम आएगा, ये वेक्टर जो आया वो सेम आएगा अगर मैं एस ओ टी का फाइंड कर लूं, एस टी, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और फिर इस स्केलर से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये सेम आएगा। तो ये सारी चीजें, ये सब जो अलजेब्रा है ये कंपैटिबिलिटी के लिए रखा गया है, कि ये ना हो कि यही दोनों अलग आ रहे हैं तो फिर क्या रह जाएगा उसमें। तो जैसा कि आपने अब देखा कि जब अगर मैं x प्लस वाई कर रही हूँ और y प्लस एक्स कर रही हूँ तो ये सेम आ रहे हैं, लेकिन जब मैं माइनस के साथ से करूंगी तो ये सेम नहीं आएगा। तो इस केस में मेरा सब्ट्रैक्शन वाला चीज जो है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, एडिशन वाली काम। तो मेरे लिए ये ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो दो ऑपरेशन हमने देखे हैं, दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक तो एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ये आठों प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो पहली चार प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के लिए थी, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एक बार एट्थ भी देख लेते हैं। एट्थ क्या कहती है कि अगर मैं वन को अगर मैं वन को एक्स से मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास एक्स आए। ये प्रॉपर्टी तुम्हें आर एन में मुझे पता है काफी ऑब्वियस लग रही होंगी, लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे स्पेस भी आपको दिखाऊंगी जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम स्पेस अभी डिफाइंड करते हैं कि स्पेस होता क्या है। और बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखा कि आर एन में तो होल्ड कर रही हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी से मोटिवेशन लेकर हमने एक डेफिनेशन डिफाइन करी, और डेफिनेशन में आपको बताती हूँ कि हमने क्या डिफाइन किया है। एक मिनट।
तो डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की, इस पे अभी मैं दोबारा आती हूँ, ये मैं चीजें बता ही रही थी। तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, एक एक लाइन हमें एक बार देखनी होगी कि क्या है। ठीक है, तो अ वेक्टर स्पेस ओवर आर इज अ सेट। ठीक है, एक सेट है वेक्टर स्पेस टुगेदर विथ टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी आपने आरएन में देखा कि दो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट थे जिसके ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम चीजों को जर्नलाइज कर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ एक मिनट। तो आरएन पे हमने देखा कि एक हमने वेक्टर एडिशन डिफाइन किया और एक हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया। अब मैं एक सेट ले रही हूँ वी, उस पे भी हम एक वेक्टर एडिशन डिफाइन कर रहे हैं और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं। मतलब वी के पास दो ऑपरेशन होने चाहिए, एक वेक्टर एडिशन या एडिशन बोल लो, अभी वेक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम्म, हम्म, इस वाले पे बाद में आती हूँ, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पे भी बाद में आती हूँ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टी वही हैं जो आरएन में होल्ड कर रही थी। आरएन को देखते हुए हमने एक डेफिनेशन बना दी किसी आर्बिट्री स्ट्रक्चर के लिए कि अगर उस स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें होल्ड करेंगी तो उस स्ट्रक्चर को मैं वेक्टर स्पेस बोलूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दैट मीन्स अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, यहाँ देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज हो रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ऑब्जर्व करने में या सीखने में। तो u एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल V, दैट मीन्स जो v कैपिटल V से एलिमेंट में उठा रही हूँ, सारे एलिमेंट के लिए ये चीज होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सारे एलिमेंट v के लिए ये चीज होल्ड करनी चाहिए, एसोसिएटिविटी। एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि हमारे पास एक जीरो एलिमेंट आना चाहिए इन इन द सेट v, सच दैट v में मैं वो जीरो एलिमेंट ऐड करूं या जीरो एलिमेंट में मैं v ऐड करूं तो मेरे पास v आ जाए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सेम, अभी मैं इन सबको दोबारा से पढ़ दूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता था ओवर स्केलर भी करते हैं और ओवर वेक्टर भी करते हैं, तो दिस इज ओवर वेक्टर, दिस इज ओवर स्केलर। ठीक है, एसोसिएटिविटी ये चीज है। देन वन के साथ जो कर रहे थे, वन बी इक्वल्स टू बी, तो ये सारी 8 प्रॉपर्टी क्लियर है। यस हाँ। मैम। यस। हाँ, तो अभी हाँ, अभी मैं बताती हूँ बाकी जो ऊपर की स्टार्टिंग की जो 2 प्रॉपर्टीज थी वो क्या है। देखो जब तुमने 12th में पढ़ा होगा, सेट पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेट होता क्या था, सेट की डेफिनेशन बताओ। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन हाँ, ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड से आपका मीनिंग होता था कि उसमें हम इस तरह की चीजें नहीं ले पाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया या इंटेलिजेंट हो गया, कि अगर मैं कहूँगी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे, तो इंटेलिजेंट मैं कैसे जज करूंगी, इंटेलिजेंस में कैसे जज करूंगी, तो उस तरीके से नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी क्लास में वो उन 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 बच्चों के नाम मुझे बताओ जिनके 90% से अबव आए हैं, तो वो चीज एक वेल डिफाइंड हो गई है कि 90% से अबव मार्क्स आए हैं इनके, तो वो चीज मैं कलेक्ट कर सकती हूँ, उन बच्चों के नाम मैं इस कलेक्शन में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यही हो गया। ठीक है, तो वी अभी मेरा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, दैट इज दिस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी हो गया तो फिर काम उसमें हम काम ही क्या करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वी एक सेट है हमारा, मैंने उसके अंदर u उठाया, मैंने उसके अंदर v उठाया। ठीक है, अब मैं उस पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है, दैट इज
एडिशन। तो अगर u प्लस v, ठीक है, u प्लस v सेट से बाहर ही चले जाएंगे, तो क्या इस तरह का ऑपरेशन डिफाइन करने का फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने देखो R3 पे आप जब काम कर रहे थे, तो आपने R3 में इस तरह से एलिमेंट लिया 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट ले लिया 3 4 5, ठीक है। तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट आ रहा था वो कहाँ का आ रहा था? कहाँ का एलिमेंट है ये भी R3 का ही एलिमेंट है, और इसी वजह से आपका काम आसान हो रहा था कि आप दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, तो आपके पास जो एलिमेंट आ रहा है वो भी उसी सेट में ही आ रहा है, दैट मीन्स आपको इसी सेट में काम करना है ना? हेलो। यस मैम। हाँ, सिमिलरली अगर मैं कोई ऑपरेशन डिफाइंड कर रही हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं उस दो एलिमेंट जो बी में से उठा रही हूँ, दिस इज स्मॉल बी, दो एलिमेंट जो मैं उठा रही हूँ, तो उनको जो मैं ऐड करूँ, जो ये वाला ऑपरेशन उस पर लगाऊं, ठीक है, ये इसको कुछ भी मैंने नाम दे दिया, ये ऑपरेशन मैं इस पे लगाऊं, तो जो ये एलिमेंट आउटकम जो आए वो भी बी के अंदर ही जाए। इस प्रॉपर्टी को कुछ बोलते थे, याद है? दो एलिमेंट आप उठा रहे हो, दोनों पे ऑपरेशन लगाकर जो आउटकम आएगा वो भी उसी सेट में आना चाहिए। ये होती थी, क्या होती थी? बाइनरी। हम्म बाइनरी ऑपरेशन होता था, दैट मीन्स उसका दोनों का दोनों को ऑपरेट करके जो एलिमेंट आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है। अब देखो, आप रियल नंबर ले लो और आप माइनस ले लो, नहीं नहीं, नहीं सॉरी, ये मत लो। हाँ, आप एन ले लो और आप प्लस ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और प्लस ले लिया, ठीक है। अब दो नेचुरल नंबर का आपको सम पता है कि नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन अगर मैं सेम चीज यहाँ पे माइनस के लिए कर दूं, तो क्या ये ऑपरेशन बाइनरी है? हम्म नो मैम। नहीं, बिकॉज मैं सेम सेम नंबर भी ले सकती हूँ, 2 - 2 ले सकती हूँ, तो जीरो आ जाएगा मेरे पास, और जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। या अगर मैं ले लूँ z ले लूँ और मैं ऑपरेशन डिवीजन ले लूँ, तो मुझे पता है कि 4/3 जो ये आएगा, ये z में नहीं बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है कि मुझे देखना है कि जो ऑपरेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ वो बाइनरी हो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टॉपिक है ये ऐसा ही। तो जब हम काफी एग्जाम्पल कर लेंगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, माइक पे भी पूछ सकते हो, पूछो। मैं थोड़ा सा मैम पोज करती हूँ। हाँ, इन शॉर्ट ये है कि अगर यू वेक्टर एंड वी वेक्टर बिलोंग करेगा वी मैट्रिक्स में, तो उनका प्लस भी उसी मैट्रिक्स में हाँ, बिलोंग करेगा। मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सेट। अगर ओके यू और सेट। वी उसमें बिलोंग करता है उस सेट में, तो u प्लस वी भी उस सेट के पार्ट होंगे। उस u और v को हम बाहर नहीं कर सकते, मतलब उसके एडिशन को हम नहीं चाहेंगे कि वो बाहर चला जाए, ठीक है, हम चाहेंगे कि वो सेट में ही कंटेन रहे। मैम, could you हाँ, once again repeat the binary operation? ओके ओके। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने ये बोला है कि कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन को मैं स्टार बोल देती हूँ, ये बाइनरी बोला जाएगा अगर मान लो मैं दो नंबर ले रही हूँ किसी सेट पे। ऑपरेशन ऑब्वियस सी बात है कि सेट पे डिफाइन करेंगे, वी मैंने एक सेट ले लिया, तो दो नंबर मैंने सेट के उठाए हैं, ठीक है। तो नंबर नहीं है, एलिमेंट बोलूंगी, तो दो एलिमेंट मैंने सेट में से उठाए हैं,
तो दोनों में जब मैं ऑपरेशन लगाऊं तो जो आउटकम आए, जो आंसर आए, वो भी सेट का ही पार्ट हो, सेट से बाहर ना जाए। यस मैम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। जो जिसमें ये नहीं होता वो ज्यादा अच्छा दिखता है एग्जाम्पल, तो ये इसमें नहीं होता। ठीक है, अगर मैं माइनस ले लूं और एन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं तो आप देख सकते हो इसमें बाहर चला जाता है एलिमेंट, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर ले लूं और मैं ऑपरेशन डिवीजन ले लूं तो इसमें भी ये एलिमेंट बाहर चला जाता है, तो ये हमारा बाइनरी नहीं बनता। ठीक है, मैम सेट ऑफ रियल नंबर विद एडिशन बाइनरी है, विद माइनस भी वो बाइनरी है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी है उसमें भी। हाँ बोलो। मैम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से एक बार समझा दीजिए। अच्छा, अभी ये मैंने एग्जाम्पल ही दिया जिसमें ये होल्ड नहीं कर रहा, वो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है कि चलो फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे अगर मैंने जिसमें अभी भी होल्ड बताया, नहीं कर रहा उसका ही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दीजिए। जिसमें होल्ड नहीं कर रहा। यस मैम, आपने जो प्रीवियस बताया है उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दीजिए। ओके ओके, तो उस उसमें मैंने यही तो बताया है कि अच्छा उसका कोई मैं उसमें करके दिखाऊं, वर्किंग करके दिखाऊं, जैसे। यस मैम, लाइक विथ नंबर्स। हाँ, जैसे नेचुरल नंबर है और माइनस का है। ठीक है, तो मैं कोई भी दो नंबर ले लूं नेचुरल नंबर से। ठीक है, और मैं उस पे ये ऑपरेशन लगाऊं। ऑपरेशन इस केस में हमारा है स्टार। ठीक है, तो 2 * 3 इज 2 - 3 विच इज -1, लेकिन -1 हमारा सेट ऑफ नेचुरल में नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेट को चेंज कर दूं, इस सेट को मैं बना दूं यहाँ पर, तो ये अभी के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं सेट को चेंज कर दूं, सेट को चेंज कर दूं सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये रहेगा, क्योंकि दो इंटीजर मैं चूज करूंगी। दो इंटीजर्स के बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, दो मतलब माइनस करूं, तो मुझे पता है जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, तो उस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है? हम्म। मैम समझ आ गया। हम्म। तो अब मैं एक बार डेफिनेशन पे आती हूँ। तो डेफिनेशन क्या है कि जो हाँ, एक मिनट रुको। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, जो अभी मैंने बोला कि मैंने क्या किया है, वी उठाया, उसमें से यू और वी दो एलिमेंट उठाए, दोनों का सम किया, और मैं चाहती हूँ कि वो भी वी के अंदर ही आए। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दोनों का सम किया तो वो भी वी के अंदर ही आए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन या क्लोजर ओवर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब वही हो गया कि एडिशन करने पर वो इस सेट से बाहर नहीं जा रही, क्लोज्ड है। बात समझ में आ रही है? यस हम्म। मैम। हम्म। सेम चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब क्या है कि मैंने u उठाया और अल्फा मैंने कोई स्केलर उठाया, मतलब रियल नंबर है मेरे पास, और मैंने, तो मेरे पास अल्फा यू भी इसके अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो भी अगर मैंने यू वी से उठाया है तो अल्फा यू भी वी का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब भी हम कोई सिस्टम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास दो ऑपरेशन, यहाँ पर देखो, अगेन मैंने सिस्टम ऑफ, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑपरेशन कौन से इंपॉर्टेंट हैं?
दो ऑपरेशन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ हो रहा है, और दूसरा जब मेरे पास वेक्टर आ जाएगा, ये एक वेक्टर बन के आएगा, ये भी एक वेक्टर बन के आएगा, तो मुझे वेक्टर एडिशन पता होना चाहिए। तो मैंने दो ऑपरेशन पे ध्यान दिया, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे और वेक्टर एडिशन पे, और इन दोनों ऑपरेशन को मैं चाहती हूँ कि वो क्लोज ही रहे, वो सेट से बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया, तो इन दोनों ऑपरेशन को मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं दो वेक्टर उठा रही हूँ, दो एलिमेंट उठा रही हूँ वी के अंदर से, तो उनका जो एडिशन है वो भी वी में ही रहे, और अगर मैं एक वेक्टर उठा रही हूँ वी से और मैं उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो आंसर आ रहा है, जो वेक्टर आ रहा है, वो भी वी का ही पार्ट हो, बाहर ना जाए। ठीक है। यस मैम। तो ये पूरी डेफिनेशन बन गई हमारे पास। अब इस डेफिनेशन को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपका आरएन ही है, क्योंकि आरएन से ही आपने डेफिनेशन बनाई है, तो वो तो एग्जाम्पल बनेगा ही। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहले इसको, कहाँ चली गई डेफिनेशन, नेक्स्ट पेज पे। हाँ रुको। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट मीन्स यू और वी एलिमेंट आपने वी में से उठाए हैं, तो उनका जो एडिशन है वो भी वी का ही पार्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स आपने कोई ए रियल नंबर उठाया है, वी आपने कोई वेक्टर उठाया है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो पार्ट होना चाहिए वी का ही। तो ये इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई, बिकॉज ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है ये, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि वेक्टर को वेक्टर एडिशन को उसने कंटेन किया हुआ है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमेंट ही इनसे बाहर चले जा रहे हैं तो फिर हम काम ही नहीं कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें होनी चाहिए, उसके बाद हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। ठीक है, कि उस सेट में ये सारी चीजें होल्ड कर रही है नहीं कर रही। अगर उस सेट में ये सारी चीजें होल्ड कर रही हैं, तो उस सेट को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। और हमने इस तरीके से आर एन को जनरलाइज कर दिया एक अलग डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन हमारी उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। मैम क्लोजर और अंडर एडिशन ही होगा, ये सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होल्ड करेगा। हाँ, तो मैंने बोला ना कि सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है ना ये क्लोज अंडर वाला चीज, तो इसलिए एडिशन ही होगा। इस एडिशन से इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन आप डिफाइन कर रहे हो, अभी आप देखना, मैं अभी बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम दो इसको। यहाँ पे अभी के लिए आप अज्यूम करो कि एडिशन ही होगा। ठीक है। ओके मैम। हम्म, तो हमने क्या किया, एक बार हम दोबारा से मैं बताती हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने आर एन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आर एन एक सेट था जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही थी, 8 प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आर एन पे काम करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती तो हम आर एन पे काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, और इन प्रॉपर्टी को देखते हुए एक डेफिनेशन बनाई जो जो की थी हमारी वेक्टर स्पेस की। तो उसमें हमने ये बोला कि ये 8 प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में पहले हम ये 8 प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए जैसी इसमें हो रही थी। और स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि अगर u और v इस वेक्टर स्पेस के पार्ट हैं तो उसका सम भी इसका पार्ट होना चाहिए, और अगर अल्फा या a बोल लो स्केलर है तो अल्फा u भी इसका पार्ट होना चाहिए। और ये चीजें होल्ड करनी चाहिए सारे एलिमेंट के लिए। ठीक है, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है उसके लिए होल्ड करनी चाहिए। तो आर एन से हम आ गए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पर। अभी तक हम आर एन के एलिमेंट को वेक्टर बोलते थे, क्योंकि अब हमने इसको वेक्टर स्पेस नाम दिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो एलिमेंट हैं उनको हम वेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जब एक बार ये वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाता है तो जो इसके एलिमेंट हैं उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मैम अगर और 8 प्रॉपर्टीज सब सेटिस्फाई होंगे तभी हम लोग उसे वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तभी बोलेंगे। हाँ, अभी
अभी स्टार्टिंग में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सारी प्रॉपर्टी चेक करना, लेकिन सारी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि स्पेस जो भी सेट हमारा है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है नहीं बन रहा है। उसके बाद कुछ हम ऐसे भी एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होंगी, तो वहां पर आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ इन प्रॉपर्टीज का क्या रोल है। दिखने में अभी आपको लग रहा है कि ये तो होल्ड कर रही होगी, कम्यूटेटिविटी तो होल्ड करती ही है, सब कुछ ये सब कुछ होल्ड करता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे जिसमें मे बी ऑपरेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसकी वजह से वो जो ये प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्लियर है? यस मैम, बट बुक में तो 10 प्रॉपर्टीज लिखे हैं। हाँ बुक में 10 लिख दी ना, क्योंकि उन्होंने इसको 1 इसको 2 और बाकी आगे वाली फिर नंबरिंग वैसे हो जाएगी 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अब मैं बुक की भी दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। बुक में अब मैंने वही चीज आपको बोली है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें तो ये दोनों है, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये ऑपरेशन आपके इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यही ऑपरेशन आपके उसमें आ रहे थे जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था, तो आप देख सकते हो ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन लगेगा इन दोनों को सम करने के लिए? एडिशन लगेगा। तो ये दो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो चीज है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी आपका एलिमेंट है उनको ऐड करने पर वो सेम ही वेक्टर टाइप आना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे भी वो सेम ही वेक्टर आना चाहिए। जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस स्पेस पे आप काम कर रहे हो वही आना चाहिए, उस स्पेस का एलिमेंट आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज उठाई गई हैं आर एन की प्रॉपर्टीज को देखकर कि आर एन में ये सारी होल्ड कर रही थी और आर एन में ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कि हमारे वेक्टर स्पेस में भी आए। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने एक डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है ये भी काफी मैंने थोड़ा सा रफ सेंस में ही लिखा है कि बेसिकली हमें अब एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है। पहले आरएन वाला तो हमने देख लिया था, आरएन में हमें R3 तक हमें दिखाई भी देता है। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने एक नोशन डिफाइन करी, वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में बेसिकली हमने क्या सीखा? वेक्टर स्पेस अगर मैं उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन ना बोलूं, अभी तो हमने मैथमेटिकली उसको डिफाइन करा, लेकिन अगर उसको मैं इन जनरल बोलूं तो ये क्या होता है? एक सेट ही होता है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं और हम नंबर से, किसी नंबर से उस ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट उठाते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर सकते हैं, और अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है तो मैं उस रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और वो भी इस सेट का ही पार्ट होगा। तो ये हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो आपने देख ही लिया क्यों पड़ा हमें ऐसे जरूरत, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वेक्टर था, लेकिन रियल एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे वेक्टर की जगह मैट्रिसेस हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमें जनरलाइज करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, चीजों को। नेक्स्ट इज, हाँ, तो अब हम क्या कर, बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं कि हमें क्या करना है? अगर मुझे पता चल जाता है कि V एक वेक्टर स्पेस है और मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसके ऊपर प्रूव कर देती हूँ, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर जो भी स्पेस होंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको समझ में आएगा, जो भी स्पेस होंगे उन पे भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे Rn है, Rn पे होल्ड करेगी। अभी तो आपके दिमाग में एग्जांपल जो है वो Rn ही है,
उसके अलावा भी जितने भी अभी हम जिनको वेक्टर स्पेस प्रूव कर देंगे उन पर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हमें प्रॉपर्टी हम किसी एक आर्बिट्री वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव कर देंगे और वो सारी प्रॉपर्टी हमारे इन पर्टिकुलर इन सब स्पेसेस के लिए होल्ड हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन बेसिकली हम इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है ये, तो कंप्यूटर ग्राफिक में यूज होता है। और एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा तुम्हें अभी पेशेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट है कंप्यूटर ग्राफिक में, जो इसका रोल है वो बिल्कुल एंड में जाके आएगा, जब आप एक्चुअल में इसकी पूरी थ्योरी या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको आ जाएंगे। तो कंप्यूटर ग्राफिक में इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं वो आपको आइडिया लगेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आइडिया अभी नहीं दिया जाएगा, वो किस तरह से यूज करते हैं मे बी जब आप ये वाला पेपर पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, आई थिंक ये भी जी में आता है पेपर, तो तब आपको आइडिया लगेगा कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, वेक्टर स्पेस की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या एप्लीकेशन है। कंप्यूटर ग्राफिक का आइडिया आपको दे देंगे कि इमेज को, जैसे आपने देखा जो हम वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखी होगी इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है कि इसको जूम जो करते हैं हम, या जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होता है कि वेक्टर उसमें क्या होता है, अगर इसको एज अ वेक्टर आप स्टडी करो, ठीक है, इन सबको एज अ वेक्टर स्टडी करो, तो सारे वेक्टर को श्रिंक किया जाता है अगर आप जूम आउट कर रहे हो, जूम मतलब उसका बेसिकली उसका साइज कम करना चाह रहे हो, ठीक है, छोटा करना चाह रहे हो, तो जितने भी वेक्टर हैं वो सारे श्रिंक होते हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन सब चीजों के पीछे वेक्टर स्पेस का ही रोल है। वो सब कैसे करेंगे ये सब हम पहले सीख लेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, मैपिंग कैसे लगानी है, वो सब आइडिया लगेगा अभी। तो मेन हमें सीखना है कि अभी तो हमें ये सीखना है कि हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि क्या कहते हैं वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, और दूसरा हमें एग्जाम्पल उसके क्लियर रहे कि क्या ये वेक्टर स्पेस है और क्या ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, अभी हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का। मीटिंग से मत जाना, ठीक है, इसी में रहना। उसके बाद 4:10 पे मैं मतलब 4:10 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, तब तक ये कंसेप्ट रिटेन हो जाए आपके माइंड में भी। ठीक है, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ी सी इसकी टर्म्स देखेंगे कि क्या क्या होता है और एग्जाम्पल करेंगे। 4:10 पे मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करती हूँ इतनी।